हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुम्हारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है ना। अब यहाँ पर इसका आंसर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो तो करंट का, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को बेटा लिखा जाता है आई से। किससे लिखा जाता है? आई, है ना। इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई, इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो बनाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर चार्ज ज्यादा फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है, और अगर चार्ज कम फ्लो हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कम है। ठीक है, आया समझ में? तो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। ओके, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर per unit time is called इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम, और टाइम की है सेकेंड, तो तुम लिख सकते हो कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, तो एक एम्पियर है और एक कूलाम पर सेकेंड है। ओके, ऐसा यूनिट में लिख देना कूलाम पर सेकेंड, और जिसको एम्पियर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर, मतलब उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बताया था, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए अपन ने एम्पियर लिख दिया। ओके, चलो नेक्स्ट, स्टेट ओम्स लॉ, है ना। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ये बोलता है कि तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये चीज तुम्हें पता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो हो पाता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, है ना, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, the potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current passing through it. अरे भाई, ठीक है, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब बेटा V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और I होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब यहाँ पर तुम पॉज करके मुझे आंसर देना, है ना, कि तुम लोग सही थे कि नहीं। जब बेटा जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमेशा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जरूर आता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाऊंगी तो यहाँ में लगा दूंगी इक्वल्स टू, है ना, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? आई आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। तो ये रहा तुम्हारा ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पर है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको अच्छे समझना, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन थ्री रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, है ना। मतलब बेटा यहाँ पर मैंने लगाई बैटरी, मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रही हूँ, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बेटा मैंने बैटरी लगाई, है ना, और यहाँ पर अपन ने कनेक्ट कर दी रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस देना।
कितने रजिस्टर कनेक्ट करने, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 रजिस्टर कनेक्ट करने। कितने रजिस्टर कनेक्ट करने, 3 रजिस्टर्स आर टू बी कनेक्टेड। अब यहाँ तुम देख सकते हो कि ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन मतलब एक के बाद एक अगर तुम लगा रहे हो, है ना, मतलब इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसके नेगेटिव टर्मिनल से इसके पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल से इसके पॉजिटिव टर्मिनल को जब तुम कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जब तुम एक के बाद एक के बाद एक ऐसे रजिस्टर्स लगाते हो, है ना। अब बेटा होता है क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो तो डिफरेंट होता है ऑब्वियसली, और जो वोल्टेज होता है, ठीक है, उसकी भी कहानी देखनी है हमको। तो सबसे पहले सीरीज में फॉर्मूला में बता देती हूं होता क्या है इसका। सीरीज में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये I कैसे होगी, तो इसको समझना पड़ेगा। हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब जो वोल्टेज है वो कैसा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वोल्टेज यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वोल्टेज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब V1 है ना, V1 की वैल्यू में क्या लिखूं, I और R, है ना, R1 हो जाएगा। V1 इक्वल्स टू IR1, क्योंकि करंट तो सेम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो अलग अलग है। रेजिस्टेंस तीनों का अलग है या सेम भी हो सकता है, ठीक है, वो आगे पता चलेगा कि फॉर्मूले में। V2 इक्वल्स टू IR2 और V3 इक्वल्स टू IR3, है ना, इतना है समझ में। वोल्टेज 1 है ना, इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा IR1, इन पॉइंट के अक्रॉस IR2 और IR3। ओके, हमने लिख दिया इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं लिख दूंगी IR इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके, तो इतना तुम्हें अच्छे समझ में आ गया कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम रहता है, वोल्टेज और R की वैल्यू डिफरेंट है। R की वैल्यू सेम भी हो सकती है, लेकिन वोल्टेज तो डिफरेंट ही होता है, ठीक है। अब देखो I को मैं कॉमन में निकाल लेती हूं, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इधर भी I सब में कॉमन में आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर से I और इधर से I कैंसल आउट हो गए, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टर्स आर एज फॉलोज। फॉर एग्जांपल तुमको इसकी वैल्यू दी होती 2 ओम, इसकी दी होती 3 ओम, इसकी दी होती 4 ओम, ठीक है। तो तुम कैसे निकालते, 2 प्लस 3 प्लस 4 कर देते। सीरीज कॉम्बिनेशन में बस यही करना है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बस ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो होगा टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, चलो नेक्स्ट हमें निकालना है पैरेलल के लिए, इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब यहां देखो, ये है बैटरी, ठीक है, इसको ऐसे ही कुछ कर्व बना दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है, तो इसमें V की वैल्यू सेम होती है, लेकिन करंट जा रहा है, ठीक है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, करंट जा रहा है, तो इधर कुछ अलग करंट जाएगा, है ना, इधर फिर करंट बढ़ जाएगा और इधर भी करंट बढ़ जाएगा। तो बेटा I की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, I की वैल्यू क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। बचा R, तो R की तो डिफरेंट ही लेनी है,
ठीक है। अब इस केस में हमने क्या किया था, देखो इधर किसकी वैल्यू अलग है, आई की, तो हम क्या निकालेंगे, आर इक्वलेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब हमें ओम्स लॉ के थ्रू पता है V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाय आर, करेक्ट, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, तो I की वैल्यू कितनी होगी, V बाय आर, है ना। अब पहले वाले रजिस्टर के लिए हम लिखेंगे I की वैल्यू, है ना, I1 इक्वल्स टू V बाय R1, क्योंकि V तो सेम रहेगा तो V को तो हम कुछ नहीं करेंगे। I2 की वैल्यू हम लिखेंगे V बाय R2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, और I3 की हम वैल्यू लिखेंगे V बाय R3। अब यहां देखते हैं I इक्वलेंट है, मतलब I इक्वल्स टू V बाय R, तो V तो सेम रहेगा, बाय R इक्वलेंट, ठीक है, इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी है, V बाय R1, I2 की वैल्यू कितनी है, V बाय R2, और I3 की वैल्यू कितनी है, V बाय R3, ठीक है। अब यहां देखो V की वैल्यू सेम है तो V कॉमन निकल जाएगा, V सब में कॉमन निकल जाएगा, V यहां कॉमन निकल गया, तो यहां 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है, तो V से V कैंसल आउट, तो ये हो गया 1 बाय R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये तुम्हारा बेटा फॉर्मूला हो गया तैयार, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब पैरेलल कनेक्शन होता है और जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा वाला, 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वो किसके बराबर होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ R1, R2 एंड R3, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ R1, R2 एंड R3। Next, an electric bulb of resistance 20 ohm draws a current of 0.5 ampere. Find the potential difference across it, है ना। अब ये यहाँ पर ध्यान दो, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहली चीज याद रखनी कि दिया क्या और पूछा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तुम एक बात बताओ कि तुमको दिया क्या है ना, तो तुमको दिया है रेजिस्टेंस, तो हम R की वैल्यू तो मैम लिख ही देते हैं 20 ओम, और क्या दिया है मैम, करंट दिया है, करंट को लिखते हैं I लिखते हैं, ठीक है। कितनी वैल्यू दी है, 0.5 एम्पियर की वैल्यू दी है। फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, V लिखते हैं, तो V की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR, है ना। अब हमें वैल्यू किस किस की दी उसको पुट कर देते हैं, I की वैल्यू कितनी है 0.5, R की वैल्यू कितनी है, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो V इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 वोल्ट, ये तो एकदम इजी था। चलो पोटेंशियल पता चल गया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट का 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 20 ओम है और करंट 0.5 एम्पियर है। फिर इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं और रिलेशन डिराइव करना है VI का, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक पावर बताती हूँ, फिर इसके बाद ये जो रिलेशन डिराइव करना है उसके लिए तुम्हें दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, पावर का मतलब क्या होता है कि कितना काम हुआ है इतने टाइम में, इतने टाइम में कितना काम हुआ है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी बहुत ज्यादा पावर है ना, इसलिए तुम बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, इसका मतलब ये कि तुम कम टाइम में, तुमने अभी भी खाना खाया, तुम्हारे अंदर एकदम एनर्जी आ गई, तुम कम टाइम में ही खूब सारा काम कर ले रहे हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बोल रही हूँ कह रहे तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत कम बची, बहुत कम पावर है, इसका मतलब तुम्हारा खाना बेटा यूटिलाइज हो चुका है और तुम उतने ही टाइम में उतना काम नहीं कर पा रहे हो, एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो है पावर, है ना। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पावर, सबसे पहले तुम पावर समझ लो, तो पावर का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम, इतने टाइम में कितना काम हुआ है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर हम किसको बोलेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, तुम्हारे घर में भी तो आती है, ठीक है। एनर्जी कंज्यूम्ड और वर्क डन
पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है? ये होती है इलेक्ट्रिक पावर। इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, डिराइव द रिलेशन P इक्वल्स टू, P मतलब होता है पावर, है ना, VI, है ना, P इक्वल्स टू VI। उससे पहले तुम्हें दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, है ना। एक बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। इससे तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला तो मिल गया मैम। वर्क डन का फॉर्मूला होता है VQ। एक तुम्हें पता होना चाहिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR। इससे तुम निकाल लो I की वैल्यू, इट इज V बाय R। अब ये दो फॉर्मूले तुम्हारा काम तमाम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। इधर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, यहां मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दी, P इक्वल्स टू VI, है ना। ये रिलेशन हमको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? देखो, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम, है ना। पावर के लिए P, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? V इंटू क्यू। तो V इंटू क्यू बाय टाइम, है ना। तो टाइम के लिए क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। ओके मैम, समझ आ गया। अब यहां पर मैंने एक और फॉर्मूला निकाला था। कौन सा निकाला था? हमें पता है V इक्वल्स टू IR, ठीक है। हमें चाहिए क्या? VI चाहिए। इसका मतलब हमें क्या कैंसिल आउट करना पड़ेगा? V चाहिए और I चाहिए, मतलब Q की वैल्यू चाहिए होगी ना। ओके, अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है चार्ज पर यूनिट टाइम Q बाई टी, ठीक है। Q बाई टी को हम क्या बोलते हैं? करंट, है ना। ये वाला फॉर्मूला यहां काम आएगा। देखो, हमें पता है कि करंट की वैल्यू क्या होती है? Q बाई टी, ठीक है। यहाँ ओम्स लॉ नहीं काम आएगा। करंट की वैल्यू होती है Q बाई टी, ठीक है, जो हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था अभी, है ना। तो इसका मतलब Q बाई टी को हम लिख सकते हैं I, है ना। तो इसका मतलब VI, हैंस डिराइव्ड। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड और वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। फिर इसके बाद हमने देखा कि दो हमने फॉर्मूले देखे। एक है करंट का फॉर्मूला, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, और दूसरा फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। अब वर्क डन की हमें वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया? V और Q को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें इनका रिलेशन डेराइव करना था। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे वैल्यूज पुट करते गए। तो पावर के लिए हमने लिखा P, ओके। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू क्यू, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, तो हमने वो लिख दिया, है ना। नीचे क्या आता है? टाइम। टाइम के लिए हम क्या नोट करते हैं? T। अब यहाँ पर जो Q बाई टी है वो किसका फॉर्मूला होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर I लगा दिया, सो हैंस डिराइव्ड। नेक्स्ट, अब यहां पर तुम्हें देखना है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फैराडेज लॉ, है ना। अब इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस चैप्टर का ये बहुत ही लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसमें तुम देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंड्यूस करना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई बैठ के रसमलाई खा रहा है, ठीक है, और मुझे उसकी खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब उसने वो चीज इंड्यूस कर दी मेरे अंदर, ठीक है, कि मुझे भूख लगने लग गई, वो चीज उसने मेरे अंदर इंड्यूस कर दी, है ना। या फिर कोई पानी पूरी खा रहा है तो उसने मेरे अंदर ये चीज इंड्यूस कर दी कि मुझे उसको देख के क्रेविंग हो रही है खाने की। तो वो होता है इंडक्शन, ओके। मतलब इंड्यूस कर देना, कोई चीज जनरेट कर देना किसी के अंदर। अब वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? कि मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर देना। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिज्म, ऑब्वियसली, ठीक है, मैग्नेटिज्म। और इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंड्यूस, टू इंड्यूस,
यहीं से आपका फैराडेज लॉ आता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ गया तो फैराडेज लॉ भी तो वही है। ओके, तो अपन ने किया क्या, यहाँ पर एक सर्किट बनाया, बैटरी ली, ओके, और इससे अपन ने एक कॉइल को कनेक्ट किया। ये कॉइल है ना, इसी कंडक्टर की मान लो अपन ने कॉइल बना ली। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मैग्नेट रख दी, लेट सपोज ये बार मैग्नेट है। अब मैं दो चीजें कर सकती हूँ, है ना, या तो ये जो कॉइल है, मैग्नेट को इधर ही रखूं, ये जो कॉइल है इसको मैं टू एंड फ्रो ऐसे आगे पीछे ऐसे करूं इसके अगेंस्ट में, ओके। और दूसरा ये है कि इस मैग्नेट को मैं टू एंड फ्रो, है ना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करूं इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कॉइल, है ना। मैं दोनों में से कोई भी एक तरीका करूं, तब क्या होगा, यहां पर तुम देखोगे कि इस सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट आने लग जाएगा। ये कहां से आया, ये पहले तो नहीं था। अगर बेटा तो ये कॉइल और ये मैग्नेट ऐसे रखी रहती ना, तो भी इसके अंदर करंट नहीं आता, इंड्यूस नहीं होता। लेकिन तुमने किया क्या कि एक दूसरे को सब्जेक्ट किया, यू सब्जेक्टेड द कॉइल एंड द मैग्नेट अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, जिस वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। इसी को बोला जाता है फैराडेज लॉ, ठीक है। और ये फेनोमेना तुम्हारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस हो जाना, है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आ जाना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाना उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड, ठीक है। तो यहां पर हम फैराडेज लॉ लिख देते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई लिख देती हूं मैं, ठीक है। ये वो वाली ईएमआई नहीं है ना। चलो अब यहां क्या लिख सकते हैं, व्हेन coil of the conductor is subjected against a magnet or vice versa, current is induced in the circuit. In the circuit. ठीक है, यही है। नेक्स्ट, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो ये तो तुम्हें पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गया है कि जो करंट कैरिंग वायर है ना, उसके अराउंड मैग्नेटिक रीजन होना, मैग्नेटिज्म का एरिया होना, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम हमेशा मैग्नेटिज्म को उसी से समझाएं कि एक करंट कैरिंग वायर है, जब इसमें, है ना, एक वायर है, इसमें से जब करंट फ्लो होता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड मतलब क्या होता है, एरिया, तो एक ऐसा एरिया जिसमें मैग्नेटिज्म हो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बस इतना ही है। अब अगर तुम यहाँ कोई मैग्नेट भी रख दोगे और तुम उसके अराउंड क्या लेकर आओगे, आयरन ऑब्जेक्ट लेकर आओगे, तो वो उससे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे तुम उसको टच करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा फोर्स फील होगा, जब तुम उसको पास ले आओगे आयरन और मैग्नेट को, तुम्हें फोर्स फील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा उस मैग्नेट के आसपास एक एरिया है ना, उसका इलाका है, ठीक है, इस वजह से जो आयरन है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो जो एरिया है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। द एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट where magnetic force is experienced, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी, इसलिए हम उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब बेटा जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। अब उसकी तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होगी और बार मैग्नेट के अराउंड तुम्हें इसको समझाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं शेप्स ले लेती हूँ, है ना, और उसके हेल्प से मैं इसको समझाती हूँ। ये बार मैग्नेट है ना। अब यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ठीक है। अब बेटा जो मैग्नेट, इसके आसपास कौन सा रीजन है, इसके अराउंड है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब यहाँ तुम देख सकते हो
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एमर्ज होती हैं नॉर्थ पोल से, ठीक है, और मर्ज होती है साउथ पोल में। आउटसाइड द मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं, एमर्ज होती हैं और साउथ पोल पर मर्ज होती हैं। ऐसे इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो भी लाइंस इमेजिनरी होती है उसको अपन ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन मैम ये तो आपने मैग्नेट के बाहर का बता दिया, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। कहां जाती है? साउथ टू नॉर्थ। तभी तो बेटा देखो वो ऐसे कंप्लीट कर रही हैं, ऐसे, ये देखो इधर यहां से निकलेंगी, फिर इधर मर्ज होंगी, यहां से मर्ज होंगी, यहां से मर्ज होंगी, ठीक है। तो आउटसाइड द मैग्नेट अगर तुम देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, बट अगर तुम इनसाइड द मैग्नेट देखो तो डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। आया समझ में? इसकी ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा ये होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो सबसे ज्यादा डेंस होती हैं पोल्स पर। कहां डेंस होती है? पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? डेंस होती है ना। मतलब सबसे ज्यादा तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स, सबसे ज्यादा जो झटका है या फिर जो अट्रैक्शन है वो तुम्हें कहाँ फील होगा? इधर पोल्स पर, ठीक है। अगर तुम दूसरी मैग्नेट लाओगे तो यहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा फील होगा। फोर्थ ये होता है कि बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। क्या नहीं करती? नेवर इंटरसेक्ट। समझ में आया? ठीक है। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? देखो एक और चीज, तुम कंपास रखकर ही डायरेक्शन पता लगाते हो है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है। तो बेटा अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और तुम यहाँ कंपास रख दोगे, जैसे दो लाइंस मिल रही हो तुम यहाँ कंपास रख दोगे तो बेचारा खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, वो डायरेक्शन कैसे बता पाएगा, वो तो ऐसे हिलता डुलता रहेगा, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है लाइट चैप्टर का, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुमको बताना है। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत ही आसान है ना। द फेनोमेना ऑफ देखो हमें ये पता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंखों में पड़ती है तब जाकर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है कि नहीं, ठीक है। तो होता क्या है? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये जो लाइट का टकराना है कि लाइट, जैसे ये बोर्ड मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर लाइट है, लाइट इससे टकरा रही है, फिर ये लाइट मेरी आंखों में आ रही है, तब जाकर मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जो लाइट का बाउंस बैक हो रहा है वही उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस is called reflection of light, ठीक है। अब यहां तुम देखो ये मैंने एक सरफेस बना दिया बेटा, ये जो रे इस सरफेस पे फॉल हो रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो रे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं से बेटा निकलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेटा दूसरा लॉ बोलता है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। दूसरा लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
दे लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। मतलब जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं मतलब सेम प्लेन पे लिख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ लिख रही हूँ फिर ऐसे दूर जाके लिख रही हूँ फिर बोर्ड के अंदर एकदम घुस के लिख रही हूँ, ऐसा नहीं ना, सेम प्लेन पे लिख रही हूँ तो वो होता है सेम प्लेन, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, to the point of incidence lie on the same plane. ठीक, next draw a ray diagram showing image formation by a concave mirror when the object is placed beyond C, है ना। मतलब अगर कॉन्केव मिरर के केस में मैं ऑब्जेक्ट को C के पीछे रखती हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखती हूँ, तो इमेज कहां बनेगी ये बताना है। तो ये मैंने लिया कॉन्केव मिरर, ओके। अभी ये मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रही हूं, अरे गायब ही हो गया। ये रहा पोल, बीच में है फोकस, यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। ए बी टू रेज है, एक रे मैं यहां से निकाल रही हूं, ओके। ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, वो पास होगी फोकस से, ठीक है। दूसरी रे में कौन सी बना सकती हूँ, अभी भी ये सीधी तो नहीं गई है, तो और टेढ़ी हो गई, हाँ ठीक है ठीक है। दूसरी रे में फोकस से निकालूंगी, है ना, फोकस से पास करूंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में, ठीक है। सी एंड एफ के बीच में इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। हाँ, इमेज सी एंड एफ के बीच में बनेगी, ठीक है, ओके। इसको स्केल से बनाना, लेकिन नेक्स्ट डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एक रेशो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं इस तरीके से ईटा, ठीक है। और ये क्या होता है, रेशो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना। मतलब वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है और किसी मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसके बीच का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है C by V, ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में, है ना। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हुआ ये, है ना। वैक्यूम में डबल यू आता है ना। फिर ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium is called as refractive index.
ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो हमें उसको डायग्राम के थ्रू बताना है, ठीक है। उसके लिए हम पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, ग्लास स्लैब बनाएंगे, ज्यादा बड़ा बन गया ना। चलो, ये है इंसिडेंट रे, ओके। ओके, ये इंसिडेंट रे। अब जैसे ये ग्लास स्लैब में जाएगी, मीडियम चेंज हो रहा है क्योंकि एयर से ग्लास स्लैब में जा रही है, तो ये सबसे पहले बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये ग्लास स्लैब से जब बाहर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। अब नॉर्मल कहाँ है, तो नॉर्मल के लिए हमें इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। नॉर्मल यहां है, ये है नॉर्मल। ये टुवर्ड्स नॉर्मल जा रही है और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। अब यहां देखो, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर ये जो रे है वो है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ओके। ये है रिफ्रैक्टेड रे, रेफ्रैक्टेड कर दिया मैंने। ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये है एमर्जेंट रे, ठीक है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और इंसिडेंट नहीं, नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, एक यहां पर चीज है जो मैं समझाती हूं। अगर यहां पर बेटा देखा जाए तो ये जो तुमको लाइन दिख रही है ना, अगर ये सीधी सीधी जा रही होती, अगर ये जो लाइन है वो सीधी सीधी जा रही होती, है ना, ग्लास स्लैब नहीं आया होता तो ये लाइन सीधे सीधे जा रही होती, ऐसी जा रही होती, ठीक है। लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब आ गया तो यहाँ पर कुछ और कहानी हो गई, रे रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, एमर्जेंट रे निकल गई। तो बेटा ये जो डिस्टेंस, ये जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, किसके बीच का, एमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे, ठीक है, उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब रे इतनी डिस्प्लेस हुई अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो इंसिडेंट रे होती है, जो एमर्जेंट रे होती है, वो आपस में कैसी है, पैरेलल। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एमर्जेंट रे, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर। तुम्हें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो दिया क्या, पूछा क्या, फोकल लेंथ पूछी है, पावर दी है। पावर कितनी दी हुई है,
+2 डायोप्टर। ओके, अब बेटा पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, है ना। तो बहुत ही इजी हो गया। तो पावर इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू, f की निकालनी है ना, पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/पावर। ओके, तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/पावर की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये मैंने कैसा p बना दिया, ठीक है, 2 है। तो बेटा फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर, है ना। पावर डायोप्टर में कब होती है, जब फोकल लेंथ मीटर में होती है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, ह्यूमन आई का डायग्राम, है ना। अब ये चीज तो तुम्हें यहीं से समझानी है मुझे। तो तुम्हें क्या बताना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई की वर्किंग और क्या बोलते हैं उसके स्ट्रक्चर को तुम्हें डिस्क्राइब करना है ना। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देख लो, तो स्ट्रक्चर तुम खुद से लिख सकते हो। यहाँ तुम देख सकते हो कि आई पर बेटा जो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो क्या होती है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होती है, ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल बोल रही हूं, आई। ठीक है, आई की जो ऊपर ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज कॉर्निया, ये दिखी रही है। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पर दिखती है आइरिस। ठीक है, आइरिस, आइरिस क्या होता है, ये डार्क मस्क्यूलर पिगमेंट बोल सकते हैं, आई को पिगमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब किसी की आंखें ग्रीन होती है, कंजी कंजी आंखें होती है बिल्ली जैसी। ठीक है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है। वो किस वजह से होती है, वो होती है आइरिस की वजह से। तो आइरिस जो होता है वो पिगमेंट प्रोवाइड करता है आई को। ओके, फिर उसके बाद आइरिस में होता है प्यूपिल। जो आइरिस होता है वही प्यूपिल को कंट्रोल करता है ना। ये जो तुमको छोटा सा पोर जैसा नहीं दिख रहा है, दैट इज प्यूपिल, है ना। अगर तुम देख रहे हो जैसे तुम्हारी जो आई है ना, देखना तुम्हें छोटा सा जैसे ब्राउन आईज है तो इसके बीच में छोटा सा होल नहीं दिख रहा है, वही प्यूपिल होता है। जो आइरिस है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है ना। फंक्शन भी बताते जा रही हूँ। जो आइरिस है वो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। जब ब्राइट लाइट होती है तो वो प्यूपिल को क्या करा देता है, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। आइरिस जो होता है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, नहीं एक्सपेंड करता है ना, आइरिस से एक्सपेंड करता है। और जब डिम लाइट होती है तो आइरिस जो होता है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि प्यूपिल थोड़ा सा और ओपन हो जाए, है ना। तो मैं ऐसे ऐसे करके देखते हो ना डिम लाइट में, और जब ब्राइट लाइट होती है तो ऐसे आंख मीचते हो। ठीक है, प्यूपिल, सेंस लाइट। ठीक है, फिर इसके बाद ये आइरिस ही प्यूपिल को कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आई लेंस। हमारी आई में जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इमेज फॉर्म कराता है रेटिना पे। इमेज किसी ना किसी के थ्रू तो फॉर्म होगी, तो लेंस के थ्रू फॉर्म होती है रेटिना पे। फिर इसके बाद रेटिना और स्क्लेरा होता है पहले तो, है ना। स्क्लेरा क्या होता है, ये जो तुम्हारी आई का व्हाइट वाला पार्ट है ना, दैट व्हाइट ऑफ योर आई। ये एक ऐसा सेक्शन है, आई का सेजाइटल सेक्शन है। मतलब ये आंख है और इसको किसी ने ऐसे काट दिया साइड से, तो तुम्हें कैसी दिखेगी, तो वो ऐसी दिखेगी। दैट इज कॉल्ड सेजाइटल सेक्शन, सेजाइटल सेक्शन ऑफ आई। ठीक है, स्क्लेरा क्या होता है, व्हाइट ऑफ आई। ये फाइब्रस पार्ट होता है हमारी आई का, व्हाइट ऑफ आई। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं रेटिना, है ना। अब रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है और रेटिना में प्रेजेंट होते हैं रॉड एंड कॉन सेल्स, रॉड एंड कॉन सेल्स। और इनका बेटा काम होता है, जैसे हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जो लाइट है वो डिम है या जो लाइट है वो ब्राइट है ना, वो हमें पता चलता है रॉड एंड कॉन सेल से। तो ये क्या एनालाइज करते हैं, दे सेंस ब्राइट एंड डिम लाइट। ठीक है, फिर इसके बाद विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है,
आई लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये आई की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। अगर बेटा ये फ्लूइड नहीं होता तो ये रेटिना और लेंस आपस में चिपक जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक फ्लूइड होता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, वो होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो ये आई की टर्जिडिटी को मेंटेन रखते हैं। फिर बेटा सीलियरी मसल्स होती हैं इधर। ये जो सीलियरी मसल्स हैं और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इनका काम क्या है? इनका काम है आई वॉल से आई लेंस को होल्ड करना, आई वॉल से आई लेंस को होल्ड करना, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूं सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी मसल्स, है ना। इन दोनों का काम क्या होता है? टू होल्ड आई लेंस। और ये जो हमने अभी फ्लूइड्स देखे पीछे, है ना, उनका रोल क्या होता है? आई की टर्जिडिटी को मेंटेन करना। फिर व्हाट इज मायोपिया? स्टेट इट्स कॉज एंड करेक्शन विथ रे डायग्राम, ठीक है। मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब तुम्हें पास का दिख रहा है लेकिन तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या है, क्योंकि इसमें कॉज बोला जा रहा है। तो बेटा इसका कॉज होता है, पहला होता है क्या, ये तुम्हारी आई है, ठीक है। यहीं से इसी डायग्राम से बताती हूँ। ये आई है तो हो ये जाता है कि ये जो क्या बोल सकते हैं, आई बॉल है, ठीक है, वो इलोंगेट हो जाती है। इलोंगेट हो जाती है तो इमेज जो होती है वो तो बेटा यहीं बनेगी जहां बननी थी, लेकिन ये इलोंगेट हो गई तो इमेज जो होती है वो तुम्हारी पीछे बन जाती है, मतलब पहले बन जाती है रेटिना से, इसलिए तुम्हें सिर्फ पास से दिख पाता है, दूर का दिख ही नहीं पाता है, ठीक है। एक और रीजन होता है कि जो कॉर्निया है वो ज्यादा कर्व हो जाता है ना, वो बहुत कर्व हो जाता है, जिस वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना पे नहीं बन पाती, उससे पहले बन जाती है। तो ये उसके दो कॉजेस हैं, दो रीजंस हैं, ठीक है। कॉज पहला एक्सेस कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, और दूसरा होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। फिर इसके बाद करेक्शन, ठीक है। तो करेक्शन क्या होता है? यहां तुम करेक्शन के लिए करोगे कॉनकेव लेंस का यूज, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है ना। तो ये तुम्हारा आई लेंस है और ये यहाँ पर तुम जो भी चश्मा पहनते हो ना वो क्या है ना, आप चश्मा अंदर तो पहनोगे नहीं, ऊपर ही पहनोगे ना। तो ये है कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग होता है नेचर में, मतलब ये लाइट को ऐसे फैला देते हैं, डाइवर्ज कर देता है। फिर इसके बाद जब ये रेज यहाँ पर आती है, फिर ये कॉनकेव लेंस से जब निकलती है, कॉन्वेक्स लेंस से निकलती है, तो ये कहाँ फॉर्म हो जाती है? इमेज प्रॉपर रेटिना पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म डायग्राम। प्रिज्म के डायग्राम से हमें एक्सप्लेन करना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर हम सबसे पहले शेप ले लेंगे ट्रायंगल, अब प्रिज्म के थ्रू क्या होता है? ये व्हाइट लाइट है, ठीक है। जब हम इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। ये 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और वो 7 कलर्स क्या होते हैं वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना मैं ड्रॉ करूंगी उससे अच्छा मैं वो 7 कलर्स लिख देती हूँ। तो एक होता है वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। विबग्योर, ये 7 कलर्स होते हैं, है ना। दैट्स इट, ठीक है। तो एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म डायग्राम, तो यही था, है ना। तो डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? आंसर में लिख देते हैं, द
distribution of white light into 7 different colors is called dispersion of light. और ये जो 7 कलर्स हैं उस बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम सिंगुलर वर्ड होता है, स्पेक्ट्रा प्लूरल होता है. डिस्पर्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना. अब यहाँ पर जो बेटा हमने पीछे देखा था विप ग्योर, उसमें एक चीज याद रखनी है ना, उल्टा लिखा हुआ था वहां पर VIBGYOR, है ना. प्रिज्म में भी हमने ऐसे उल्टा ही लिखा था. तो जो रेड कलर होता है ना वो सबसे कम बैंड होता है. अब अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे तो वेवलेंथ जो होती है ना वो डिक्रीज होती है. क्या होती है? डिक्रीज. वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा से, है ना. तो जैसे ही तुम रेड से वॉयलेट की तरफ जाते हो तो जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती जाती है. वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है, ठीक है. और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो बहुत जल्दी स्कैटर हो जाता है ना. ये याद रखना, लेसर द वेवलेंथ मोर द स्कैटरिंग. ठीक है. अब स्काई, अब जैसे जो सन से रेज आ रही होती हैं वो एक्चुअल में व्हाइट कलर की होती हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ब्लू कलर है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है ना, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, तो ये कलर्स बहुत जल्दी ये जो लाइट होती है बहुत जल्दी स्कैटर हो जाती है, ठीक है. और बाकी जो लाइट है जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये इनका जो मिक्स होता है वो नीचे आ रहा होता है, ठीक है. इसलिए मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि मैम अपन ये बोलते हैं कि जो सन की रेज होती है व्हाइट होती है, लेकिन एक्चुअल में तो हमें एकदम व्हाइट तो नहीं दिखती है, ठीक है. तो उसका रीजन यही है क्योंकि जो ब्लू कलर होता है जिनकी वेवलेंथ कम होती है वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है. ये सब मिक्स होते हैं तो एक तरीके से ब्लू कलर ही फॉर्म करते हैं ना, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट. तो एज द ब्लू कलर हैज शॉर्ट वेवलेंथ, that's why it scatters the most. It scatters the most and hence the sky appears blue. Next, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए. बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है. तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो बेटा एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और उन प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है. उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रही हूँ. अब हमें पता है कि बेटा ये दोनों आग लगाते हैं, है ना. हाइड्रोजन भी एक फ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन भी एक फ्लेमेबल गैस है, लेकिन ये फॉर्म कर रहा है पानी जो कि आग को बुझाता है, ठीक है, नॉन कंबस्टिबल है. तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है और इसी रिएक्शन को तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? व्हेन 2 or more reactants combine to form product and the properties of product is different to that of
इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब वो जिससे बना है ना, मतलब रिएक्टेंट्स। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हमें लिखना क्या है, केमिकल इक्वेशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जैसे मैंने आयरन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, XH2 है ना, तो मुझे क्या मिला, Fe2O3.XH2। ठीक है, अब यहां पर आएगा 4, यहां पर 3 और यहां पर 4। नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, 2 आएगा तब जाके तो बैलेंस हुआ, यहां आएगा 2। ठीक है, तो आयरन 4 हो गए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 हुए, 2 3 जा 6, करेक्ट। और वाटर मॉलिक्यूल्स तो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उसको X लेके रखा है ना, तो XH2, X की जगह N भी लिख सकते हो, बस मेंशन कर देना कि X क्या है ना, तो X इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद वन एग्जांपल ईच, है ना, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल तो तुमको यहीं पे समझ में आ गया होगा, ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन है, अच्छा मैं लिख देती हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि जो कॉपर है, जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। फिर इसके बाद रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब हुआ लॉस ऑफ, यहां पर हमने किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन यहां पर किया हुआ है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रिडक्शन के लिए हम लिख सकते हैं जहां भी ऑक्सीजन जा रहा हो, तो उसकी रिएक्शन हमें सोचनी पड़ेगी कि जहां ऑक्सीजन जा रहा है उसको कैसे लिख सकते हैं। रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब ये रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो रिलीज होगा कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर में पहले ऑक्सीजन था लेकिन वो रिड्यूस हो गया, मतलब चले गया उसमें से ऑक्सीजन और वो हाइड्रोजन के पास आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है वो है रिडक्शन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, जब हमने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था तो बना था कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज रेस्पिरेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, ठीक है, और थर्मिक मतलब होता है थर्म, हीट का रिलीज होना। अब रेस्पिरेशन के टाइम पर होता ये कि हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है और ये हमारी सेल्स में जाता है ना। फिर इसके बाद वहां पर इसका होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट, ठीक है, हीट एनर्जी। इसीलिए रेस्पिरेशन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, डिफाइन एसिड्स। अच्छा, यहां इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहां पर मैं ये चीज लिख भी देती हूं, सिंस हीट एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, डिफाइन एसिड्स एंड बेसिस, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, है ना। अब एसिड्स और बेसिस को कैसे डिफाइन करोगे, तो बेटा एसिड्स वो होते हैं, है ना, एसिड्स वो होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन। वहीं बेटा बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, जो रिलीज करते हैं OH नेगेटिव आयंस, ठीक है,
इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। फिर इसके बाद राइट टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, दोनों के एग्जांपल। अच्छा, और अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है खट्टा, है ना, सावर इन टेस्ट। और जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, है ना। जैसे जो सोप है ना, नहाते वक्त अगर सोप मुंह में कभी गया होगा तो उसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है, क्योंकि सोप में प्रेजेंट होता है बेस, ठीक है। तो बिटर इन टेस्ट, ठीक है। अब टू एग्जांपल्स लिखने हैं, तो एसिड के बेटे एग्जांपल होंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद बेसिस के एग्जांपल। अच्छा, एसिड में से यही नहीं आएगा, एसिड में ऑर्गेनिक एसिड्स भी आ सकते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया जो लेमन में प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड हो गया जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। फिर बेसिस में आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बेसिस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पीएच स्केल, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ, है ना। पीएच स्केल क्या होती है, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पी को हमेशा छोटा लिखते हैं इसमें और एच को बड़ा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कि अगर हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतनी ज्यादा एसिडिटी, है ना। और जितने कम हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब उतनी ज्यादा बेसिसिटी। इस चीज को याद रखना है, बेसिसिटी, है ना। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं ना, पीएच स्केल तुमको समझ आ गई। देखो पीएच स्केल में होता क्या है, यहां पर एक पूरी रेंज होती है, बीच में होता है 7 से छोटा जो भी है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो जितना तुम 7 से नीचे जाओगे, जितनी वैल्यू तुम्हारी 7 से डिक्रीज करेगी, उतनी ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक है ना। जिसकी 7 होगी वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, जैसे प्योर वाटर होता है। और जिसकी वैल्यू 7 से जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बेसिसिटी है, बेसिसिटी, ठीक है, उतना ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, तो अभी मैंने बताया 7, और स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू क्या होगी, 0 to 7, ठीक है, इसके बीच में होगी। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो NaCl को, है ना, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब मैंने इसको पानी में मिलाया हुआ है ना। इसको जब मैं रिएक्ट कराती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं स्लेकेड लाइम, तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। अब बेटा जब ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब नहीं बोला मैंने, कहा एडजॉर्ब, है ना। एब्जॉर्ब मतलब होता है कि अपने मतलब उसको अंदर ले लेना, और एडजॉर्ब मतलब उसको सिर्फ सरफेस पे रखना, ठीक है। तो ये जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है ना, तो इसके ऊपर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गए, एड मतलब ऐड हो गए, ठीक है। चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये बन जाएगा Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के, तो यहां पर हम लिख देते हैं यूजेस, ठीक है। तो पहला, इसको अपन यूज करते हैं ग्लास इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा डिटेल इसका नहीं जानना है ना, लेकिन ग्लास इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा यूज होता है ना। दूसरा, क्लीनिंग पर्पस से तो यूज होगा ही, जैसे जो वाटर के स्टेन्स होते हैं ना, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको रिमूव करता है वॉशिंग सोडा, रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस,
ठीक है, हार्ड वाटर में से ही रिमूव करता है। मतलब बोल सकते हैं वाटर की जो परमानेंट हार्डनिंग होती है ना उसको रिमूव करता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके यूजेस, 2 यूजेस और ये पूरी प्रिपरेशन थी। ठीक है, प्रिपरेशन। नेक्स्ट, राइट द केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना। अब केमिकल नेम क्या है, अच्छा यहां पर हम लिख तो देंगे वॉशिंग सोडा, है ना, इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देन आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर, इसमें सिर्फ केमिकल नेम और यूजेस पूछे हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि कैसे प्रिपेयर होता है। तो जब हम स्लेक्ड लाइम, है ना, मतलब कैल्शियम, है ना, हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम इसके ऊपर से जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज योर ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में रिलीज होती है क्लोरीन गैस, और साथ में रिलीज होता है वाटर। ठीक है, अब इसका यूज कहां का करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर है तो एक तो कॉटन को ब्लीच करने में, ठीक है, तो ब्लीचिंग इंडस्ट्री है ना, ब्लीचिंग क्लोथ्स लिख सकते हैं। सेकेंड, ब्लीचिंग पाउडर को और हम यूज करते हैं, इससे देखो क्लोरीन गैस मिलती है, तो इसको हम यूज करते हैं इन डिसइंफेक्टेंट्स, एज अ डिसइंफेक्टेंट्स, है ना, जैसे क्लीनिंग टॉयलेट्स, स्विमिंग पूल, है ना, उसमें क्लोरीन गैस पास कराई जाती है। पेपर की ब्लीचिंग, वुड की ब्लीचिंग लिखना चाहिए वैसे, ठीक है, वुड की ब्लीचिंग, क्योंकि वुड तो ब्राउन होता है लेकिन जो तुम्हें व्हाइट पेपर मिलते हैं वो ब्लीचिंग की वजह से मिलते हैं, है ना, तो ये इसके यूजेस थे। नेक्स्ट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले, अब क्योंकि 10th के लेवल का देख रहे हो तुम, तो जो मेटल्स होते हैं, है ना, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अरे अब देखो ये है मेटल्स और इधर मैं लिखूंगी नॉन मेटल्स। अब जो मेटल्स होते हैं, पहली चीज ये गुड कंडक्टर होते हैं, है ना, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे, अच्छा यहां पर एक एक्सेप्शन है विच इज ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है बट वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, मुझे बोला क्या आपने, नहीं। सेकेंड, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। वही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होते हैं मतलब कि वो टूट जाएंगे, है ना, तुम उसको ऐसे फेंकोगे वो टूट जाएंगे, है ना, जबकि अगर तुम लोहे की कढ़ाई को ऐसे फेंकोगे, फेंकना मत, फेंकोगे, है ना, तो वो नहीं टूटेगी ना, तो ये रिजिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें तो और भी एक्सेप्शन है, अच्छा रुको, एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है वो हार्ड नहीं होता है, मतलब अगर तुम उसको नाइफ से कट करोगे तो भी वो कट हो जाएगा, इतनी इजीली कट होता है। थर्ड, ये कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस होते हैं मतलब ये कि तुम्हारे स्कूल में अगर इलेक्ट्रिक बेल वाला सिस्टम नहीं है, वो जो घंटी बजाते हैं वैसा वाला सिस्टम है ना, तो टन से आवाज आती है, एक रिंगिंग साउंड आता है, उसी को बोलते हैं सोनोरस, है ना, सोनोरिटी। तो मेटल्स के पास सोनोरिटी होती है, ये वाली प्रॉपर्टी है, इनके पास नहीं होती है ना, यहाँ में क्रॉस लगा रही। फोर्थ, जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब मेटल्स को तुम हैमर से बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी।
ये नहीं होते, ठीक है। अगर तुम इसको तोड़ोगे तो बेटा ये पाउडर पाउडर बना देंगे। फिर उसके बाद डक्टिलिटी है ना, डक्टाइल होते हैं मेटल्स, मतलब तुम मेटल को बीट करके थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो डक्टाइल होते हैं, ये नहीं होते। ओके, फिर इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट गैलियम, इनका लो होता है, ठीक है। इसमें लिख लो गैलियम एंड सीजियम, इसको तुम हाथ पे रखोगे तो ही वो मेल्ट हो जाते हैं, तो गैलियम एंड सीजियम, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को तुम्हें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो यहां पर देखो, जैसे कैटरीना ने कार मांगी, अल जन फरारी पर है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी, ठीक है। अब यहां तुम लिखोगे ये है पोटेशियम, है ना, कार मांगी, अल जन फरारी पर है, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब यहां पर देख सकते हो के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, अरे हाइड्रोजन तो लिखा ही नहीं, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अरे ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। जब तुम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, वाई आर आयनिक कंपाउंड्स हार्ड एंड ब्रिटल, आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं, है ना, लेकिन फिर टूट भी बहुत इजीली जाते हैं ना, मतलब चूर चूर हो जाते हैं, क्यों। तो बेटा हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है ना, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। आयंस के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब जैसे NaCl है, जो तुम नमक खाते हो ना, वही NaCl, ये बना कैसे होगा, Na प्लस Cl नेगेटिव, है ना। ये दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज योर आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की वजह से बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है ना, NaCl का क्रिस्टल है ना, ये NaCl है ना, ये लगा है Na, ये लगा है Cl, ये लगा है Na फिर लगा है Cl, है ना, फिर लगा है Na फिर लगा है Cl। ऐसा ही सेम नीचे भी होगा, है ना, ये लगा है Cl, ये लगा है Na, इस तरीके से। ऐसा सेम यहां पर भी होगा, ठीक है। अब जब तुम इसको ऐसे रब करोगे, तो बेटा होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले ना वो एक साथ एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं। जैसे तुम उसको ऐसे घिसते हो, रब करते हो, तो ये स्लाइड हो जाते हैं एक दूसरे के नीचे, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरे कलर से इसको शो करती हूँ। जैसे तुम इसको रब करोगे आपस में, है ना, फर्स्ट, और ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, तुमने रब किया तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नीचे आ जाते हैं, जिस वजह से रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन, है ना। ये एक दूसरे के नीचे आ गए स्लाइड करते करते, ये एक दूसरे के नीचे आ गए, जिस वजह से होता है रिपल्शन, तो ये दूर हो जाते हैं,
दूर हो जाते हैं तो मतलब टूट जाते हैं, इसलिए ब्रिटल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे आंसर में आयनिक कंपाउंड्स हार्ड इसलिए होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड और ब्रिटल इसलिए होते हैं ड्यू टू आयनिक रिपल्शन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज करोजन? स्टेट टू मेथड्स टू प्रिवेंट इट, है ना। करोजन किसको बोलते हैं? तो करोजन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाती है रस्ट की, उसी को बोला जाता है करोजन। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन कांटेक्ट with moisture and oxygen, a layer एक मिनट, अ पाउडरी सब्सटेंस, एक पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसकी लेयर बन जाती है ऊपर पाउडरी सब्सटेंस की, which is called rust। और अगर करोजन आयरन ऑब्जेक्ट में हो रहा है तो उसके लिए अपन एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, दैट इज रस्टिंग। बाकी ऑब्जेक्ट्स में हो रहा है तो करोजन। ठीक है, which is called rust। दो मेथड्स प्रिवेंट करने की करोजन को। तो पहली मेथड है कि गैल्वेनाइजेशन कर देना, मतलब मेटल के ऊपर, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर देना, मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग। अब जैसे आयरन, आयरन बहुत रिएक्टिव है, लेकिन अगर अपन उसके ऊपर जैसे जो ब्रिज बनते हैं ना वो आयरन के लोहे के बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसकी कवरिंग कर देते हैं? अगर अपन किसी और मेटल की कवरिंग कर देते हैं जो आयरन के जैसे रिएक्टिव नहीं है, जैसे जिंक, जिंक इतनी रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, मतलब प्लेटिंग ऑफ जिंक ओवर अदर मेटल। ठीक है, इसको तुम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ले सकते हो, है ना, तो तुम कंबाइनली इलेक्ट्रोप्लेटिंग लिख सकते हो, उस वजह से करोजन प्रिवेंट हो सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट कर देना ताकि वो करोड ना हो जाए, है ना। अब जैसे जो अपन जो टिन की कैन होती है, वो जो टिन की कैन होती है उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर टिन की कवरिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन रिएक्टिव है ना, इसलिए। अब होता क्या है कि हम कवरिंग इसलिए करते हैं, एक तो उसको बचाना है ना, और दूसरा इसलिए कवरिंग करते हैं क्योंकि जैसे लोहा जैसे सस्ता है, ठीक है। अब हम पूरी चीजें टिन की अगर यूज करेंगे तो वो लोहे के मुकाबले थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए हम जो चीज जो सस्ता मेटल होता है ना, उसके ऊपर हम बस एक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ टिन की लेयर चढ़ा दी, उससे प्राइस भी बच जाएगा और दूसरा रिएक्शन भी नहीं होगी। दूसरा ग्रीजिंग करके कर सकते हैं, जैसे हमारे व्हीकल्स में ग्रीजिंग होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज किसको बोला जाता है? तो होमोलॉगस सीरीज मतलब होता है कि जो कार्बन की चेन होती है, जब उसमें जो गैप होता है वो किसी पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप का गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। जैसे इसको एग्जांपल समझाती हूँ तो समझ में आएगा ये। जैसे मैंने ले लिया CH4, है ना, ये क्या है? मीथेन है। मैं एल्केन फैमिली ले रही हूँ, ये कौन सी फैमिली है? एल्केन। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा CH4, अब ये क्या था? ये था मीथेन। अब मुझे बनाना है इथेन, तो इथेन बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? इथेन, है ना, तो इथ मतलब 2, कार्बन कितने लूंगी? 2, तो C2, 2 2 4 + 2, तो H6 हो गया, ठीक है।
H6 हो गया, C2H6। तो दूसरा क्या ग्रुप होगा मेरा, दूसरा एल्केन होगा C2H6, इथेन होगा। तीसरा होगा C3H, अरे अरे अरे, तीसरा होगा C3H8, फिर C4H10, C5H12, C6H14, इस तरीके से चलता रहेगा। इन सबके बीच में कितना गैप है, CH2 का गैप है ना, देख सकते हो CH2 का गैप है। हर सक्सीडिंग कार्बन चेन में, कार्बन ग्रुप में कितना गैप है, CH2 का गैप है। इसको हम बोलते हैं homologous series। When a series is succeeded by difference of same group, ठीक है, इसको बोलते हैं homologous series। ये तो गलती से ले लिया था। एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप विद अ डायग्राम। मैंने डायग्राम की हेल्प से मैं बताना है कि सोप कैसे क्लीन करता है। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को एक्सप्लेन करना है। तो जो सोप होता है उसका बेटा दो पार्ट है, एक है हेड वाला पार्ट, ये मैं बताती हूँ, एक है ये हेड वाला पार्ट और एक है टेल वाला पार्ट। अब जो हेड वाला पार्ट है वो होता है हाइड्रोफोबिक, COONA, और ये जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, नहीं रुक जाओ, ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। टेल वाला पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब जैसे ही ये सोप का है ना, सोप, अब जैसे ही मम्मा सोप डालती हैं है ना, या डिटर्जेंट डालती हैं पानी में, फिर उसको क्लीन करती हैं, तो होता क्या है कि बेटा ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी है ना, और यहां मैं एक टी शर्ट बना देती हूँ, ठीक है। बन पाएगी मुझसे? ठीक है ना, इस पे डर्ट लगा हुआ है, डर्ट को भी हम अलग कलर से बनाएंगे, थोड़े से ब्राउन, ब्राउन दिखेगा ही नहीं इस पे, ब्लू से बना देते हैं ना, ब्लू दिख जाएगा, ये डर्ट है। अब देखो क्या होगा, ये हाइड्रोफोबिक एंड ये जो टेल है ना, ये क्या है, टेल, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और ये है हेड। अब होगा ये कि जो टेल वाला पार्ट है, क्योंकि बेटा ये पानी से डरेगा, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, और जो हेड वाला पार्ट है वो तो एकदम नहीं डर है, वो पानी से नहीं डरता, हाइड्रोफिलिक है, उसको तो पानी से एकदम लगाव है ना, तो ये बाहर रहेगा, सराउंडिंग वाटर को एक्सपोज करेगा। अब बेटा क्योंकि ये जो टेल वाला पार्ट है वो एकदम से छुप गए है ना, वो पानी के कांटेक्ट में रहना ही नहीं चाहते, तो यहाँ पे डर्ट में एकदम छुप गए है ना, तो यहाँ पर वो एक स्फेयर बना रहे हैं। ये पूरा स्फेयर तुमको ऐसा दिख रहा है, इस स्फेयर को बोलते हैं मिसल, मिसल फॉर्मेशन, ठीक है, मिसल्स, है ना। अब जैसे ही मम्मी एकदम ब्रश से घिसाई करती है ना, तो ये जो टेल वाला पार्ट होता है ना, वो इस डर्ट को ऐसे खींच लेता है और डर्ट रिमूव हो जाता है क्लोथ से। तो ये था क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप डायग्राम के साथ। फिर आता है कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है, ठीक है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, तो पहला बेटा रीजन है इसका टेट्रावैलेंसी, क्योंकि इसकी चार वैलेंसी है, ठीक है। अब 4 वैलेंसी तो सोचो वो कितने सारे कंपाउंड्स के साथ, मतलब मल्टीपल कंपाउंड्स बना सकता है ना, कितने सारे एलिमेंट्स के साथ वो जोड़ सकता है, कंबाइन कर सकता है ना, कि ये कार्बन है, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, यहाँ कोई और, मतलब कितने डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है ना, तो बहुत सारा उसके पास लार्ज स्पेक्ट्रम है टू मेक कंपाउंड्स, है ना। 4 वैलेंसीज, टेट्रा मींस 4, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि बेटा जो कार्बन है वो कार्बन के साथ जुड़कर या फिर किसी अदर एटम के साथ जुड़कर या तो लॉन्ग चेन्स बना सकता है या फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना सकता है, या फिर ऐसा क्लोज्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है।
इस तरीके से तीनों काम वो कर सकता है। ठीक है, carbon can combine with carbon or other atoms to form branched chain or cyclic structures. नेक्स्ट, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर इट, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है और तुम्हें लिखनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये तो बहुत बचपन वाला आंसर है एकदम। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन 10th के लेवल पर तुम उसको कैसे लिखोगे? When plants take inorganic when plants converts inorganic compounds इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर into organic compounds C6H12O6 in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसके लिए, तो CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus ऑक्सीजन। यहाँ 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये थी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैम एक मिनट आओगे? एक मिनट। ये वाला हटा सकते, स्किप कर दो, फिर इसको डिलीट कर दो। एक सेकेंड, ये ना इसको यहीं से कर दो सर। पूरे ही कर दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। व्हाट इज रेस्पिरेशन? डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है, क्या था, हाँ ठीक है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड से एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो यहां पर हम लिखेंगे टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, अब रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है
जिसमें फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, और एनारोबिक वो होता है जिसमें फूड ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो जिसमें फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिसमें फूड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है, 38 एटीपी की एनर्जी रिलीज होती है। वहीं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके केस में एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। ठीक है, 2 एटीपी रिलीज हो रही है, तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन इज लेस। ठीक है, 2 एटीपी। चलो नेक्स्ट, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है। अब डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। तो डबल सर्कुलेशन मतलब होता है कि हमारे हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार पंप हो रहा है ना, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर कर रहा है एक कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल की होती है एक लब दब, हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना, एक बार रिलैक्स करना, है ना, तब हमारी एक हार्ट बीट बनती है। तो उस टाइम पर डबल सर्कुलेशन मतलब आप हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड की एंट्री हो रही है। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करना है तो वो चीज मैंने बताई दी, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ठीक है, इन वन कार्डियक साइकिल ब्लड एंटर्स ट्वाइस इनटू द हार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, है ना। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ये हार्ट के 4 चेंबर्स हैं, है ना। ये है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। यहाँ पर लंग्स हैं, और हमें ये चीज अच्छे से पता है कि लंग्स से सबसे पहले जो ब्लड होता है वो कहाँ आएगा, वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से जाता है, लेफ्ट ऑरिकल को एट्रियम भी बोल सकते हैं। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है, पूरे ऑर्गन्स तक जाता है। किसकी हेल्प से? आर्टरी की हेल्प से। ठीक है, और बिगेस्ट आर्टरी क्या है? एओर्टा, हमारी बॉडी की बिगेस्ट आर्टरी। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद जो एओर्टा है वो बहुत सारी कैपिलरीज में टूटती है, डिवाइड होती है, ताकि सेल्यूलर लेवल तक ब्लड को पहुंचा सके। फिर उसके बाद वो जो सारी कैपिलरीज हैं वो कंबाइन करती हैं और बना लेती हैं वेना कावा। क्या बनाती हैं? वेना कावा। 2 तरीके की वेन्स होती है, सुपीरियर वेना कावा जो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ला रही होती है, और इंफीरियर वेना कावा जो बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले आ रही होती है। ठीक है, वेना कावा। ठीक है, कहाँ जाएगी? सबसे पहले राइट ऑरिकल में, फिर उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड देगी राइट वेंट्रिकल को, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल ब्लड देगा। ठीक है, ब्लड को पंप करेगा लंग्स की तरफ फॉर ऑक्सीजनेशन। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आया समझ में? तो देखो 2 बार ब्लड एंट्री कर रहा है, एक बार लंग्स से और एक बार वेना कावा से, इसलिए इसको बोल रहे हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, है ना। तो ट्रांसपिरेशन कैसे होता है? तो ट्रांसपिरेशन का मतलब पहली बात तो ये होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से पानी का लॉस होना, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब इसके सिग्निफिकेंस कुछ ऐसे हैं, है ना, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है ना। पहला सिग्निफिकेंस ये कि ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट्स में ठंडा ठंडा कूल कूल इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे हम स्वेटिंग करते हैं तो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट रिलीज हो जाती है, उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा हीट होती है प्लांट्स की वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, इनफैक्ट प्लांट्स जितना भी पानी लेते हैं ना रूट्स के थ्रू, उसमें से 99% जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन में ही जाता है, ट्रांसपायर होता है। सिर्फ 1% वाटर प्लांट्स यूज करते हैं खुद के लिए। ओके, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स 99% ट्रांसपायर हो जाता है। तो पहला क्या है? कूलिंग इफेक्ट के लिए,
और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प करता है रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर। देखो जब जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, जैसे ये प्लांट है, और बेटा जब जब ट्रांसपिरेशन होता है पानी लॉस हो रहा है, यहाँ पर वाटर का पूरा चैनल था, है ना, ये रूट्स है, यहाँ वाटर का पूरा चैनल बनता जा रहा है, चैनल बनता जा रहा है ना। अब लीव्स के थ्रू ये जो पानी है वो क्या कर रहा है, वो तो बाहर जा रहा है। अब ये पानी अगर बाहर जा रहा है तो यहाँ पर तो एक ये मॉलिक्यूल्स भी तो ऊपर जाते जाएंगे, खिसकते जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर एक वैक्यूम नहीं क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये तो सारे नीचे ही आ जाएंगे। तो होता ये कि जो जैसे पानी बाहर जाता जाता है, ट्रांसपायर होता जाता है, तो लीव्स जो होती है वो एक पुल जनरेट करती है रूट्स के ऊपर, उसको बोलती है कि भाई पानी एब्जॉर्ब कर, ठीक है। तो रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती है, इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, जिस वजह से वापस से पानी अंदर आता जाता है और ट्रांसपिरेशन होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देख लेना। नेक्स्ट है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, ये ट्रैकिया है, ठीक है। अरे भाई सब हो जा। ये कार्डियक नॉच होती है, यहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड में। ये लंग कुछ ज्यादा ही मैंने फूला फाला सा नहीं बना दिया। अब देखो ये जो ट्रैकिया है वो लंग्स में है ना, ये ब्रेक डाउन होता है ब्रोंकाई में, ठीक है। फिर ब्रोंकाई ब्रेक डाउन होती है बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। और इसके एंड में प्रेजेंट होते हैं एल्व्यूलाई। क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्व्यूलाई। तो ये है ट्रैकिया, ये है ब्रोंकाई, ये है ब्रोंक्यूल्स, ये है एल्व्यूलाई। ठीक है। अब देखो व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड अ लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन को एक लाइफ प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा रेस्पिरेशन हमारी लाइफ को कंटिन्यू तो कर रहा है, रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और उस एनर्जी की वजह से हम काम कर पाते हैं, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम कर ही नहीं पाएंगे ना, इसलिए उसको लाइफ प्रोसेस बोल रहे हैं। लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना। तो रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है और एनर्जी इज मस्ट फॉर आवर सर्वाइवल, इसलिए रेस्पिरेशन को एक लाइफ प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। यहां पर देख लो। नेक्स्ट होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो डिवाइड करता जाता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर देन वन पेरेंट इन्वॉल्व। फिर उसके बाद भाई टू पेरेंट ही लिख देना इसमें। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस एनर्जी इज इन्वॉल्व, ठीक है, इसमें बहुत कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और इसमें मोर एनर्जी इज इन्वॉल्व। अब इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं आते
है ना, क्योंकि एक ही पेरेंट है। अब अगर दो पेरेंट होते हैं, है ना, अब जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारी मम्मी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आई है, पापा की भी आई है ना, तो जब दो पेरेंट है तो वेरिएशंस होंगे, लेकिन एक ही पेरेंट है तो प्रोजेनी में पूरे वही की वही कैरेक्टर्स चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएशंस नेग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, नो वेरिएशंस लिख लेना चाहिए हमें, नो वेरिएशंस। ओके, और यहां पर देयर आर वेरिएशंस। अब यहां पर जो है ना डॉटर है या फिर जो प्रोजेनी है वो आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स के। आइडेंटिकल मतलब डिट्टो उन्हीं की तरह दिखेगी। और यहां पर जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो प्रोजेनी है, वो सिमिलर होती है, मतलब थोड़ी उनकी तरह दिखेगी। फिर इसमें एग्जाम्पल लिख देना, तो एग्जाम्पल है ह्यूमंस। ओके, और इसमें एग्जाम्पल लिख देना अमीबा, पैरामीशियम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब बाइनरी फिजन इन अमीबा विद डायग्राम। बाइनरी फिजन है ना, बाई मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। ठीक है, बाइनरी फिजन, दो में टूटना। अब यहां पर जैसे अमीबा है ना, और ये न्यूक्लियस है। अब यहां पर होगा क्या कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है वो बीच में से इलांगेट हुआ और इधर से अभी अभी देखना है ना, अभी टूटेगा ये। तो ये है कैरियोकाइनेसिस, मतलब कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब ब्रेक डाउन होना। ठीक है, न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन होना। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन होगा और टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। अच्छा, पहले ये बीच में इलोंगेट करेंगे। यहां पर मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, कहाँ गया? ठीक है, अब देखो क्या होगा। न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है गाइस। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन अलग होगी, साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब सेल का डिवीजन होगा। सेल डिवाइड, ठीक है। तो हमें मिल गए टू डॉटर अमीबा सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये अमीबा है ना, ये पेरेंट अमीबा है। इसका सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसने डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, है ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो गए, तो बन गए टू डॉटर अमीबा सेल्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम, है ना। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसको हमें डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे कहां से शुरुआत करूं, स्पाइनल कॉर्ड, और ये तुम्हारा हैंड है। अब हैंड में कैसे बनाऊं, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये हैंड है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब बात ये होती है, और ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब बेटा होता क्या है कि जैसे तुम्हें, जैसे मान लो गर्म तवे से यहाँ पर लग गई, है ना, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर
जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो उस इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं ब्रेन तक, ब्रेन डिसीजन बनाता है और फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उसको इफेक्टर एरिया मतलब मसल्स तक जहां पर तुम्हें लगे वहां पर वापस भेज देता है। ठीक है, ये होता है। लेकिन अब ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, लेकिन अगर गर्म तवे से तुम्हें लग गई, ठीक है, तो बेटा ये जो सिग्नल है ना वो मैंने एग्जांपल दिया था, लेकिन वो ब्रेन तक जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक वो ब्रेन तक जाएगा फिर ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन बनाएगा, है ना, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, फिर तब जब तक वो भेजेगा ना तुम्हारे इफेक्टर सेल तक उस इन्फॉर्मेशन को, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, तब तक तुम्हारे जो सेल्स होंगे, है ना, मसल सेल्स, वो सब जल चुके होते, तुम्हारी स्किन जल चुकी होती। इसलिए होता क्या है कि जो सिग्नल होता है ना, जैसे तुम्हें हैंड में, जैसे गरम तवा है ना, हॉट तवा, इस पे तुम्हें लग गई, तो जो सिग्नल होगा वो तुरंत जाएगा ब्रेन के पास, नहीं सॉरी, ब्रेन के पास नहीं जाएगा। जो सिग्नल होगा वो जाएगा ब्रेन के मैनेजर के पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना, क्या है ये इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे अगर सर बॉस प्रेजेंट नहीं है तो जो मैनेजर होगा, इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई ना डील साइन करनी है वो, है ना, कुछ ऐसा कुछ काम है, तो बॉस जो होंगे वो मैनेजर को बिठा देंगे कि अरे भाई मुझे अभी अर्जेंट काम से आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा, तो तू ही मेरे बदले का काम देख लेना। ऐसा ही होगा। ठीक है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में खुद ही डिसीजन ले लेता है। ठीक है, डिसीजन ले लेता है और फिर रिस्पॉन्स को भेज देता है इफेक्टर मसल तक, है ना, इफेक्टर तक मतलब मसल, और फिर तुम अपना हाथ हटा लेते हो। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, कोई भी दो प्लांट हार्मोन्स के बारे में तुमको बताना है। तो एक अपन ले लेते हैं ऑक्सिन। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ कराता है ना, प्लांट पार्ट्स की जो ग्रोथ होती है वो करवाता है, ये ऑक्सिन के फंक्शन हो गए। और दूसरा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इसका काम क्या होता है, पत्तझड़ कराना, लीव्स को गिरवाना, विल्टिंग ऑफ लीव्स कराना। ठीक है, तो ये करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स, है ना, फ्रूट्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं अपने आप नीचे, है ना, तो फ्रूट्स का विल्टिंग कराना, ये सब काम कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड। और ऑक्सिन का काम क्या होता है, प्लांट पार्ट्स की ग्रोथ कराना, जैसे स्टेम की ग्रोथ कराता है ये। फिर उसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है कि जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव अलील। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, अ डोमिनेंट allele can express itself in homozygous। इसका जो स्टेटमेंट है वो बुक से अच्छे से देख लेना, है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैं अपने मन से लिख रही हूँ, लेकिन बुक से अगर देखो तो, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, जो बुक का स्टेटमेंट होता है जल्दी जल्दी वो टिक कर देते हैं, है ना, तो जो बुक का स्टेटमेंट होता है इसके लिए वो लिखना, है ना। तो इटसेल्फ इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन, एक बार मैं लिख देती हूँ, चलो, इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अदर डोमिनेंट और रिसेसिव अलील। जैसे मैंने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, चाहे मैं लिखूं कैपिटल टी, है ना, प्लांट दोनों केस में क्या होगा, टॉल ही होगा, है ना। तो जो अपने आप को हेट्रोजाइगस, मुझे हेट्रोजाइगस ही लिख देना चाहिए, है ना, जो अपने आप को हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन दोनों में ही एक्सप्रेस कर सकता है। एन अलील प्रेजेंस ऑफ
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। नहीं, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में तो स्मॉल टी भी हो सकता है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर दे। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो आपको खुद एक्वायर करने होते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मतलब आप जैसे मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था ना, तो मैंने ऋतिक रोशन का ऐसे इमेज लगाई थी, और जैसे उनकी जो आई कलर था, है ना, वो क्या है, वो एक इनहेरिटेड ट्रेट है, वो उनको खुद से अपने पेरेंट्स से मिला है ना। लेकिन जो मसल्स उन्होंने बनाई है, जो उन्होंने पियर्सिंग आई थिंक करवाई है कि नहीं, ठीक है, देख लेना, अगर पियर्सिंग करवाई है ना, तो वो उन्होंने खुद करवाई है अपने लाइफ टाइम में। या फिर वो जो एक्टर बने हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि उनके मम्मी पापा एक्टर है इसलिए वो एक्टर है ना, जरूरी नहीं इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग होगा, है ना, वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो आर्टिस्ट भी बन सकता है। तो ये आप एक्वायर करते हो ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग योर लाइफ लिख सकते हो, ठीक है। वही इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो बाय बर्थ आपको मिलते हैं, जैसे आपका आई कलर हो गया, स्किन टोन हो गया। अब जैसे ऋतिक रोशन का 6 उंगली है ना, 2 अंगूठे है ना, तो वो क्या है, एक इनहेरिटेड ट्रेट है, तो बाय बर्थ आप लेते हो। फिर इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन को एक्सप्लेन करना है विथ एन एग्जांपल। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ही। इकोसिस्टम होता क्या है, एक सस्टेनेबल यूनिट है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ओके, जैसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स हम लेंगे तो हम डिपेंडेंट है एबायोटिक कंपोनेंट्स पर फॉर आवर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऑक्सीजन चाहिए जो कि एबायोटिक है, हमें सॉइल, हमें लैंड चाहिए जो कि एबायोटिक है, हमें सनलाइट चाहिए जो कि एबायोटिक है ना, वाटर चाहिए जो कि एबायोटिक है। तो इट इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। फूड चेन क्या होता है? अब फूड चेन एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से खा लिया जाता है, ठीक है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म is eaten by is being eaten by the other organism। तो ये जो चेन होती है वो होती है फूड चेन। जैसे कि यहां पर है हरी भरी ग्रास, ठीक है। अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसका भी कलर सिलेक्ट करूं, है ना। ग्रास को किसने खाया? एरो गलत बना दिया मैंने। ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने, है ना। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया। और स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। अब मैम ईगल को लेकिन किसने खाया होगा? तो ईगल टॉप मोस्ट है बेटा, उसका कोई प्रेडेटर ही नहीं है ना। वो अपने आप उसकी डेथ हो जाती है और फिर उसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो ये थी फूड चेन। देन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसे डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है, जो डिकम्पोज हो सकता है, विच कैन बी डिकम्पोज्ड। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो डिकम्पोज नहीं हो सकता है। अब इसमें एग्जांपल है ना। अब बेटा दो तरीके की डस्टबिन है, एक ग्रीन है एक ब्लू है, और बुड़बकों को यही नहीं समझ आता है कि वो जो ग्रीन डस्टबिन है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की है और जो दूसरी वाली है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की है, ठीक है। तो उनको मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे खाद बनती है। अब तुम उसमें प्लास्टिक मिक्स कर दोगे तो फिर तो एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक हजारों साल तक डिकम्पोज नहीं होती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है पेपर, वेजिटेबल पील,
एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है। ओहो, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है, इसका मतलब जैसे फार्मर्स है, उन्होंने पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, कोई भी केमिकल स्प्रे कर दिया फील्ड में। अब जब उन्होंने केमिकल स्प्रे किया, फिर उन्होंने इरिगेशन किया, तो इरिगेशन की वजह से वो जो पेस्टिसाइड्स थे वो सारे सीप डाउन हो गए, है ना, और वो ग्राउंड वाटर में आ गए। ठीक है, और कुछ केमिकल्स को जब वो केमिकल्स अंदर गए ग्राउंड के अंदर, तो उसको रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो हम क्रॉप्स खा रहे हैं उसके अंदर वो केमिकल है, और उस केमिकल की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, या फिर दूसरा हमने क्या केस देखा कि वो ग्राउंड वाटर में चले गए। अब जब वो ग्राउंड वाटर में चले गए, तो जो हम पानी पियेंगे बोरिंग के थ्रू, है ना, हम वही पानी, या फिर वेल्स को हम जब रिचार्ज करेंगे ना, वेल्स से पानी लेंगे, तो उसमें वही केमिकल रिच वाटर होगा, जिस वजह से डिजीज हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि जैसे ही फार्मर इरिगेशन करते हैं, तो वो जो वाटर होता है वो नियर बाय रिवर में जाकर मिक्स हो जाएगा फील्ड से जाकर, और फिर रिवर अल्टीमेटली सी में अपना पानी पोर डाउन करते हैं। ठीक है, तो जो रिवर्स, जो सीज होंगे, सीज में भी जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, है ना, वो भी उन केमिकल्स को ले लेंगे, जिस वजह से वहां पर भी डिजीज हो सकती है। ठीक है, और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान होता है, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, व्हेन केमिकल एंटर्स in the body of living organisms, ठीक है, तो ये होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड कॉजेस डिजीज। मैंने सही लिखी थी स्पेलिंग, ठीक है, और ये आता किसके थ्रू है? स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एक्सेट्रा स्प्रेज, केमिकल स्प्रेज। ओके, अरे वाह, बल्ले बल्ले। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूके एजुकेशन। बाय बाय।